हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द इंटरवेंशंस एंड इन प्रीवियस लेक्चर जैसे कि कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं पहले कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर्स इज लुकिंग फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि जब भी हम रिसर्च प्रोसीड करते हैं तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेंगे, दैट माइट बी कॉज्ड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऐसा हो सकता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या करें, चेंज हो ओवर द टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट्स, यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है एक्चुअल में, वो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स होते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एज्यूम टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ऐसा एज्यूम करा जाता है कि ये डायरेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेंगे, इफेक्ट डालेंगे उनमें। ठीक है, लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कुछ लेवल्स होते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वैरिड और मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर्स सो दैट द इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मेजर। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, उन पे क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या करता है, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैरी करके ये देखता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरीके से इसका इफेक्ट आ रहा है, ये चीजें मेजर करी जाती हैं। ओके, अ सिंगल कंडीशन और ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ लेवल। यानी कि एक लेवल सेटअप किया जाता है। ऐसे कई सारे लेवल सेटअप करे जाते हैं, लेकिन जो सिंगल कंडीशन और ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें एक सिंगल लेवल की तरह प्रेजेंट किया जाता है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक सिंगल टाइम पे अफेक्ट कर रही है, वो हमारा क्या होगा, एक लेवल होगा। इसी तरीके से कई सारे लेवल सेटअप किए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम कोई भी मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, ओके, तो उसमें क्या है, हम ऐसे ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी एफिकेसी, सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, किस डोज पे उसकी एफिकेसी ज्यादा हो रही है। तो जो वेरिएशन हम कर रहे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और जो वेरिएशन जिस पे चेंजेस आ रहे हैं, यानी हमारे ड्रग की एफिकेसी पे जो चेंजेस आ रहे हैं, सेफ्टी पे चेंजेस आ रहे हैं, वो सेफ्टी एफिकेसी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंड करेगी ड्रग के डोज पे, उसके कंटेंट पे, केमिकल नेचर पे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ओके, जैसे कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों कंडीशन में देखा जाए, कंडीशन ए और बी दोनों कंडीशन में वो क्या करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और इसी तरीके से हमारे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होते हैं अदर देन द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के। एक थर्ड हमारा वेरिएबल होता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जो कि कंफाउंडिंग करता है, वो भी एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें रिसर्चर्स इंटरेस्टेड होते हैं, जिसपे वर्क कर रहे होते हैं। द चेंजेस टू द डिपेंडेंट वेरिएबल आर व्हाट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू मेजर। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर्स क्या मेजर करना चाहते हैं। ओके, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, बिलीव टू अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेगा। दिस इज द वेरिएबल दैट यू द रिसर्चर विल मैनिपुलेट टू सी इफ इट मेक्स द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे रिसर्चर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें देखने के लिए क्या किया जाता है, स्टडी करी जाती है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द thing over which the researcher has control and is manipulating। यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या है, रिसर्चर्स का कंट्रोल होता है, और मैनिपुलेशन भी रिसर्चर ही करते हैं। Sometimes when you are studying a dependent variable, your result do not make any sense। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी कर रहे हैं और वो जो उसका रिजल्ट आया वो कोई भी, मतलब उसका कोई सेंस नहीं निकलता। दिस कुड बी कॉज्ड बाय अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। ऐसा इसलिए हो जाता है कई बार
कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होता है डिफाइंड एज ए इंटरफेरेंस, यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं जैसे कि कोई भी अदर देन नॉन इंटरफेरेंस, जो हमारे नॉन में नहीं है, इस तरह के इंटरफेरेंस की वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहा है रिजल्ट में तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा। ओके, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। एक तरीके से क्या होंगे, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होते हैं, आर डिफाइंड एज एनी वेरिएबल जिसपे हमारे रिसर्चर्स का भी कंट्रोल नहीं होता। ओके, इंडिपेंडेंट पे तो वो कंट्रोल करते हैं बट जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो गया उस पर कंट्रोल नहीं होता है। सो कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस योर स्टडी। तो इस तरीके से जो हमारा कह सकते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ये हमारे स्टडी को बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकता है। वाइल एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स आर वीकर एंड टिपिकली इन्फ्लुएंस योर एक्सपेरिमेंट इन अ लेसर वे। और जो एक्स्ट्रानियस होता है वेरिएबल ये वीकर होता है, टिपिकली बहुत ही कम ही इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्सपेरिमेंट को। ओके, therefore you can say you are going to manipulate the independent variable to see the what happens to a dependent वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम क्या देखने जा रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ताकि हम ये देख सके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंट्रोलिंग, कंपाउंडिंग और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स। ओके, मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे मेजर करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, स्टडी बिगिंस विद द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। पहले हमारा जो स्टडी स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, एंड लुक्स बैकवर्ड फॉर कॉज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब मैंने बताया रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि हम क्या करते हैं, एक पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, उसने क्या मेडिसिन किस तरीके से ली। तो जैसे कि मैं बात करूं जो एडवर्स इफेक्ट हमारे फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, स्टडी करी जाती है। तो उसमें एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, एक रेट्रोस्पेक्टिव, यानी रेट्रो प्रीवियस की बात करी जा रही है। प्रीवियसली उस पेशेंट ने क्या क्या मेडिसिन ली, क्या उसे बीमारी थी, क्या कॉजेस थे, वो सारी स्टडी करना रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। तो इस केस में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो पेशेंट होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड नहीं करते वो डिपेंड करें, वो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल इज द हिटकैम्पर एट अल यूज्ड रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन इन देयर स्टडी ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वन सेट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन्होंने अपने मतलब स्टडी में किस चीज पे स्टडी करी, वन सेट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दे कंपेयर्ड सैंपल्स ऑफ वुमेन विद एंड विदाउट आईबीएस यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। उन्होंने दो ग्रुप लिए, एक वुमेन जिन्हें आईबीएस था और एक ग्रुप जो बिना आईबीएस के थे, और उनमें कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एंड फिजिकल एब्यूज। किन टर्म्स में कंपेयर किया, उनकी हिस्ट्री कैसी थी सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज की। ओके, एंड फाउंड दैट एब्यूजिव experiences were more prevalent among women with IBS। यानी कि जो सेक्सुअल अब्यूज की वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो सेक्सुअल अब्यूज करने वाली वुमेन थी ज़्यादा, उनमें ज़्यादा IBS पाया गया, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कंक्लूड किया गया। ओके, A retrospective study, cohort study, also called as historic cohort study, से historic cohort study भी कहा जाता है, और ये longitudinal cohort study हो सकती है। That studies a cohort of individual that share a common exposure factors to determine its influence on development of a disease are compared to another group of equivalent individual that were not exposed to that। यानी इसमें क्या होता है, कोहोर्ट स्टडी एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें दो ग्रुप को कंपेयर किया जाता है जो डिसीज से एक्सपोज हुए होते हैं और जिन्हें डिसीज होता ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से उन पे स्टडी करी जाती है। मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम देखें प्रोस्पेक्टिव डिजाइन में क्या है, स्टडी बिगिंस विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे स्टडी कहाँ से स्टार्ट होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, यानी एंड लुक्स फॉरवर्ड फॉर द इफेक्ट। और आगे फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आगे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, यानी हम पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, उसे अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसे मेडिकेशन देंगे, अपने अकॉर्डिंग मेडिकेशन देंगे, उसे चाहे दो ग्रुप रखेंगे, कंट्रोल होगा, एक अनकंट्रोल ग्रुप होता है जो कंट्रोल होता है, यानी उसे मेडिकेशन नहीं दिया जाएगा पर उस पर भी ऑब्जर्वेशन रखी जाएंगी, और जिसे मेडिसिन दी जाएंगी उसे भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और कंपेयर करेंगे दोनों के रिजल्ट को, क्या चेंजेस आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके, तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, यानी कि
पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उस पर प्रॉपर उस पर अलग अलग फैक्टर्स का इफेक्ट देखा जाता है, बट ये सारी चीज़ें कंसेंट फॉर्म पे साइन लेने के बाद ही होती है, यानी पेशेंट की परमिशन से होती हैं, क्योंकि हम उस पर मेडिसिन बिना रीज़न के भी कई बार अप्लाई करके देखते हैं, अलग अलग कंडीशन में रखते हैं, तो इस वजह से पहले कंसेंट लिया जाता है पेशेंट का। ओके, कंडक्टेड अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ब्रूक ने जैसे कि प्रोस्पेक्टिव स्टडी करी है टू एग्जामिन क्लिनिकल एंड कोस्ट आउटकम्स ऑफ द अर्ली वर्सेस लेट ट्रेकियोस्टोमी इन पेशेंट हु रिक्वायर प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन्होंने देखा कि जो ट्रेकियोस्टोमी के अंडर गया था पेशेंट, उसे कितने टाइम के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत थी। ओके, तो इस पे क्लिनिकल कोस्ट आउटकम देखा गया। अर्ली ट्रेकियोस्टोमी वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद शॉर्टर लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, यानी अगर जल्दी ट्रेकियोस्टोमी हो जाती है तो उस केस में ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है, कॉस्ट भी कम होता है। ओके, और प्रोस्पेक्टिव स्टडी वॉच फॉर आउटकम, यानी प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, आउटकम्स को वॉच करती है, सच एज डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, यानी पहले डिसीज डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, एंड रिलेट्स दिस टू अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर को भी रिलेट करती है, सच एज सस्पेक्टेड रिस्क, यानी ये भी पता लगाती है क्या सस्पेक्टेड रिस्क हो सकते हैं, प्रोटेक्शन फैक्टर क्या हो सकते हैं। द स्टडी यूजुअली इन्वॉल्व द टेकिंग कोहोर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वॉचिंग दैम ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। ओके, लॉन्ग पीरियड के लिए उस पर वॉचिंग करी जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, अब हमने देख लिया रिसर्च डिजाइन वगैरह, अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को भी आइडेंटिफाई करना है कि स्टडी के लिए किस तरह की पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन एग्रीगेटेड और टोटलिटी ऑफ दोज कन्फर्मिंग टू अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसमें किस तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टडी के टाइम पे नर्स होने चाहिए, स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर चिल्ड्रन सिटीसी। ओके, डिजाइनिंग द सैम्पलिंग प्लान, किस तरीके से हम सैम्पलिंग प्लान डिजाइन करते हैं। सैम्पल सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन, मैंने बताया है सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे रिसर्च के केस में मतलब कुछ ऐसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ली जाती है, पीपल सिलेक्ट किए जाते हैं जिन पे रिसर्च प्रोसीड करा जाता है। ओके, तो सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फर्स्ट, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग फिशबॉल मेथड होता है। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, पर्पसिव एंड जजमेंटल, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे पर्पस वाइज हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, एंड स्नोबॉल टेक्निक, कन्वीनियंस एक्सीडेंटल सैम्पलिंग करी जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी में। मेथड्स ऑफ मेजर रिसर्च वेरिएबल्स, किस तरीके से रिसर्च वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है। डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, बायो फिजियोलॉजिक मेजरमेंट, सेल्फ रिपोर्टिंग करी जाती है ऑब्जर्वेशन करके, ये सारे मेथड हैं जिससे हम रिसर्च वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं। यूज ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर, सर्वे फॉर्म्स, इस तरीके से रिसर्च प्रिपेयर किया जाता है। बायो फिजियोलॉजिक मेजर like in vivo, in vitro, those performed directly within or on the living organism, blood pressure, temperature, etc. In vitro में extracting physiological material and sending it to the lab, हमें पता ही है कि वीवो में, इन वीवो में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिविंग पे अपना परफॉर्म करते हैं टेस्ट वगैरह, और इन विट्रो हम क्या करते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल मटेरियल लेके हम उसे अलग इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है लैब में। ओके, फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्लान, देन हम फाइनलाइज करेंगे जो भी हमारा रिसर्च प्लान है। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर्स, यानी एक बार फिर से हम अगेन उस पर क्वेश्चनियर्स वगैरह जो भी प्रिपेयर किया है उसे प्री टेस्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। पायलट स्टडी, यानी पहले हम छोटे लेवल पे इस स्टडी को ट्राई करेंगे, फिर हम बड़े लेवल पे जाते हैं। ओके, एम्पेरिकल फेस होता है डाटा कलेक्शन, डाटा इनकोडिंग, ये हमारा एम्पेरिकल फेस है। एनालिटिकल फेस क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा एम्पेरिकल फेस में मतलब डाटा जो भी कलेक्ट किया उसे इनकोड करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग बायोस्टैटिक्स। ओके, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन करना इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ रिजल्ट, यानी एक तरह से रिजल्ट लेके आना कंपेयर करने के बाद, एग्जामिनिंग देयर इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशन। डिसएमिनेशन फेस, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करना, रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट, देन हम ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आते हैं। रिसर्च पब्लिश, रिसर्च को जो भी हमने रिसर्च वर्क किया उसे जर्नल में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेपर्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, एप्लीकेशन टू नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग एजुकेशन। Then thank you. Here we completed our
next topic, and in coming lecture we will discuss about the remaining part of the unit third. Okay, thank you. If you like this video, then please share more and more. I need your basic supports. Please